नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि CGPSC मेंस पेपर 2 जो है वो निबंध का है। इसमें हमको 4 निबंध लिखने होते हैं और ये टोटल 200 नंबर का होता है। आप CGPSC के लिए निबंध लिखना चाहते हैं, MPPSC या किसी भी PSC, राज्य PSC या तो UPSC के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि निबंध लिखा कैसे जाता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको कम से कम एक बेसिक समझ बनेगी कि किसी भी विषय पे हम निबंध कैसे लिखें। जनरली क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये लगता है कि कुछ भी लिख देंगे, जो आएगा वो लिख देंगे, और एक दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जिनको लगता है कि निबंध जो लिखते हैं ना उनके अंदर एक अलग क्वालिटी होती है, वो बहुत पुस्तक पढ़ने वाले लोग होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको बस निबंध में क्या है, एक है इंट्रो मतलब हम शुरू कहाँ से करते हैं, फिर अगला जो मेन चीज़ होती है उसको बोलते हैं निबंध की बॉडी, और जो अंतिम चीज़ होती है वो होती है कंक्लूज़न, मतलब निबंध का निष्कर्ष। अगर आप एक अच्छा इंट्रो देते हैं, अब आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा कि बताइए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। अब जब आपका जो चेकर है वो पहले इंट्रो पढ़ता है, इंट्रो पढ़ के उसको लगता है कि हाँ निबंध अच्छा है कि ख़राब है। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, देखने जाने से पहले उसका टीज़र देखते हैं ना, या उसका ट्रेलर देखते हैं, और उससे आपके अंदर एक भावना आ जाती है कि फिल्म कैसी है। अगला होता है उसकी बॉडी, निबंध की बॉडी, मतलब उसमें हम बताते हैं, निबंध में जो भी विषय पूछा रहता है उसके बारे में बात करते हैं, और अंत में हम कंक्लूड करते हैं। अब कंक्लूड अगर कोई निराशावादी तरीके से करता है तो उसका नंबर कम होगा, कोई आशावादी तरीके से करता है, वो बताता है कि हाँ ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उसका नंबर ज़्यादा होगा। अब देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि निबंध जो अच्छा होता है वो कैसे लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक के बारे में आपसे कुछ नहीं बनता, आप ये पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद उस टॉपिक को जाके आप जब पढ़ेंगे ना, या उस टॉपिक को देखेंगे, तो हो सकता है आप उसके बारे में ठीक ठाक लिख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहली चीज़ है कि हम कोई भी टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखिए जैसे PSC भी है, इसमें पार्ट A में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे आते हैं, उसमें 4 टॉपिक होते हैं जिसमें हमको 2 सेलेक्ट करना होता है, और अगला जो आपका होता है वो छत्तीसगढ़ स्तर के 4 मुद्दे आते हैं जिसमें हमको 2 सेलेक्ट करना होता है। मतलब हमको टोटल 2-2 टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। UPSC में भी ऐसे ही होता है। सबसे मेन चीज़ होती है टॉपिक सिलेक्शन की, पहली चीज़ कि आप एलिमिनेट करिए। जैसे 4 टॉपिक हैं, टॉपिक A, B, C, D। C के बारे में आपसे कुछ नहीं आता, आप हटा दो। पहला तरीका तो ये होता है, और सबसे अच्छा ये होता है कि B, C, D कुछ नहीं बनता तो A तो लिखेंगे ही। लेकिन बात फंसती तब है जब हो सकता है कि आपसे B, C और D तो नहीं बनता, लेकिन जो A और B है इनमें बराबर बराबर बनता है। आपको लग रहा है इसके बारे में भी मेरे को उतना ही पता है और दूसरे के बारे में भी उतना ही पता है। मान लीजिए IPL आ गया और आ गया कुछ भी ब्रिक्स आ गया, अब आपको ब्रिक्स के बारे में भी उतनी बात पता है, IPL के बारे में भी उतनी बात पता है। अब आप इसको कैसे, किस निबंध को चुना जाए, अब आप कैसे सोचेंगे अगर किन्हीं 2 में फंस गए आप तो हमको क्या करना है। देखिए इसमें क्या होता है, कई बार मैं देखा हूँ, ऐसे कई सारे मेरे दोस्त भी हैं, और ये मानव स्वभाव भी है, वो जो है ना कि दुनिया जिसे कहते हैं मिट्टी का खिलौना है, जो मिल गया वो, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो जैसे हम टॉपिक A सेलेक्ट करके लिखने लगे, 2 पेज लिखने के बाद हमको लगता है कि यार टॉपिक B और अच्छा बनना था, अब हम ये तो लिखना चालू कर दिया, बदल भी नहीं सकते, बदले तो नंबर और कटेगा। तो आपको भले यहाँ पे आप 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन जो टॉपिक आपको एक बार सेलेक्ट कर लिए ना, फिर दिमाग में ये मत सोचना कि अब ये ले लेना था। ऐसे बहुत सारे दोस्त मेरे हैं जो एक बार टॉपिक लिख दिए, फिर आधा लिखने के बाद लगा यार गलत लिख दिया, उसको काटे और दूसरा लिखे। PSC में तो आपको जगह मिल के आती है ना, आधी जगह खराब, दूसरा आपका इंप्रेशन खराब। मतलब आप अभी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आगे चल के पूरा देश कैसे संभालेंगे। तो टॉपिक सिलेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस अगर मैं दूं तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए टॉपिक A और B में आप कंफ्यूज हैं, तो A के बारे में आप लिख लीजिए, पीछे रफ वर्क रहता है वहाँ लिख लीजिए A के बारे में आपको क्या क्या पता है, B के बारे में क्या क्या पता है, बस टॉपिक जैसे IPL आया
तो आप यहाँ लिख लिए आर्ट टीम, टाइमलाइन, कौन कौन सी टीम है, कौन कौन सा क्या है, बी के बारे में, ब्रिक्स के बारे में लिख लिए। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ज़्यादा किसके बारे में पता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये रेशनल तरीका होता है। अगली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। मैं कई लोगों की कॉपी भी देख रहा था, क्या होता है ना कि आपके पास 180 मिनट हैं, 4 टॉपिक हैं, भाग करो, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, मतलब एक टॉपिक के लिए 45 मिनट है। अगर आप एक टॉपिक को मान लो 55 में लिखते हो, दूसरे को भी 55 मिनट में लिखते हो, तीसरे को 50 मिनट में लिखते हो, कितना हो गया? 5 5 10, 5 3 15, 1 16। आखिरी टॉपिक के लिए आपके पास केवल 20 मिनट बचता है, उसमें भी 5 मिनट साइन करने इसमें उसमें लगता है। तो देखिए, इसको आप 55 में लिखो, 105 मिनट में लिखो, या 60 मिनट में लिखो, 70 में लिखो, नंबर तो आपको 50 में ही मिलेगा। और ये टॉपिक कितने भी कम टाइम में लिखो, इसमें भी 50 में ही रहेगा। इसमें मान लीजिए आपको 50 में 32 मिलना था, आप 10 मिनट ज़्यादा लिखे तो आपको 34 मिल गया मान लो। लेकिन ये जो चौथा जिसको आप 20 मिनट में लिखे, इसमें आपको 20 मिला, जबकि अगर आप इसको 30 मिनट लिखते तो आपको 30 मिल जाता। तो आप अपना 10 नंबर गवा के 2 नंबर एक्स्ट्रा पा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। यही मेंस में भी होता है, हम लोग किसी सवाल को बहुत ज़्यादा लिखते हैं और एक सवाल पूरा छोड़ देते हैं। तो बहुत ज़्यादा लिखे तो 1 नंबर मिलेगा, 2 मिलेगा, लेकिन उसको पूरा छोड़ दिए, वो थोड़ा भी लिखते तो 3 4 मिल जाता। तो इसको ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो आप अपना किसी को 100 रुपये दे देंगे और उससे 50 वापस लेंगे, मतलब अपना नुकसान नहीं करना है ना आपको, फ़ायदा देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट करना है, सीधा सीधा ये है कि एक टॉपिक के लिए 45 मिनट है, जितना लिखा रहा है उतना लिखिए, आगे बढ़िए। अगली चीज़ है इंट्रो। देखिए, हम लोग जैसे बताए कि निबंध में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंट्रो, एक होता है बॉडी, एक होता है कंक्लूज़न। ये वीडियो हम लोग इसलिए भी लेके आए हैं क्योंकि अब हम लोग चालू करेंगे पूरी सीरीज़ की कौन कौन से ऐसे आ सकते हैं। तो एक बार मैं और बना चुका हूँ, कई लोग बोले कि भैया बोर्ड में बना देना, तो अब चलो बोर्ड में बना रहे हैं। तो इंट्रो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कोई भी निबंध है उसके ये इतने सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका यहाँ से चालू कर लेते हैं, कोट से आप चालू कर सकते हैं। जैसे किसी के भी बारे में आया, मान लीजिए नारी के बारे में आया, तो आप लिख सकते हैं यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, या लिख सकते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम्। शिक्षा के बारे में आया, आप लिखे या विद्या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करती है, या लिख सकते हैं विद्या ददाति विनयम। तो जिसके बारे में भी निबंध है उसके बारे में कोई आप कोट से चालू कर सकते हैं। अगला तरीका है रिपोर्ट से चालू कर सकते हैं। कोई रिपोर्ट आप, जैसे भ्रष्टाचार के बारे में आया, आप लिखे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हिसाब से भ्रष्टाचार में भारत का ये स्थान है, HDI की रिपोर्ट से भारत का ये स्थान है। आप न्यूज़ से चालू कर सकते हो, जिसके बारे में भी आया निबंध, अगर उसके बारे में कोई न्यूज़ उस समय चल रही थी तो आप लिख सकते हो कि हाल ही में समाचार में ऐसा ऐसा देखा गया। ये अच्छा तरीका मेरे को लगता है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जैसे कुछ भी निबंध आया, मान लीजिए आया विकसित भारत, अब आप शुरू में सवाल पूछ लो कि अब हमको देखना है कि विकसित भारत क्या है, ऐसे क्या तरीके हैं जिससे विकसित भारत बनेगा, कौन चाहते हैं कि भारत विकसित बने, क्या क्या तरीके हैं, कब तक बनेगा, किस एरिया को हम बनाएंगे। ऐसे आप क्या, क्यों, कहाँ करके सवाल भी पूछ सकते हो। अगला तरीका है कि वो सवाल आपसे पूछा क्यों है, कारण क्या है उसको पूछने का। जैसे विकसित भारत पूछा तो आपको पता है कि 47 में हमारी 100वीं वर्षगांठ है, इसलिए हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। पैराडॉक्स मतलब होता है कि आप क्या करें कि उस चीज़ को अपोजिट भी दिखाएं। जैसे आपको लिख सकते हैं कि एक तरफ तो दुनिया के सबसे अमीर लोग भारत में रहते हैं और दूसरे तरफ हमारे यहाँ इतनी गरीब आबादी भी है। एक तरफ तो हमारे यहाँ बड़े बड़े स्कूल हैं महंगे महंगे, और दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं मिल रही। तो इस टाइप का पैराडॉक्स, एक तरफ तो हम विश्वगुरु हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार में भी गुरु हो गए। एक है इतिहास से चालू कर दो। इतिहास मतलब जो भी आप टॉपिक लिख रहे हैं उसका इतिहास क्या है, वो कैसे चालू हुआ, वो लिख सकते हैं। ये तरीका भी अच्छा है। कहानी, आप कोई भी कहानी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपको उससे रिलेटेड कोई कहानी पता है ना छोटी सी, तो आप वो कहानी सुनाइए और फिर आगे बढ़िए।
तो ये सब इंट्रोडक्शन लिखने के तरीके हैं। आप इनका मिक्स भी कर सकते हैं कि आप एक लाइन न्यूज़ लिख दिए, एक लाइन रिपोर्ट लिख दिए, थोड़ा सा सवाल पूछ लिए। तो एक तरीका होता है जो सबसे अच्छा होता है, मिक्स तरीका। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आप अब इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना तो आपके दिमाग में ये सब आ जाना चाहिए। जब ये सब दिमाग में आ जाएगा तो कोई ना कोई इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में आ ही जाएगा, नहीं तो हम सोच नहीं पाते। दिक्कत ये, फ्रेमवर्क रहेगा तो हम आराम से सोचेंगे। अगली चीज़ है बॉडी। देखिए ये चीज़ मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जब आपको मैं बोला कि कोई भी आप जो टॉपिक है, हाँ एक चीज़ और मैं बोलूँगा यहीं पे बता देता हूँ। जैसे आपको मिला टॉपिक, निबंध लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आप निबंध चालू कर दिए कि ये। दूसरा तरीका होता है कि पहले आप पीछे रफ पेज में ना उसका एक वो बना लीजिए, सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको। ये तरीका सबसे अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे आप कहीं भी भटकते जाएंगे, लिख रहे हैं क्या लिखना है पता ही नहीं, कुछ चीज़ भूल जाएंगे। सिनॉप्सिस में क्या होता है कि आप पहले ही बता दीजिए कि इंट्रो में मेरे को ये लिखना है, बॉडी में मेरे को ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये मतलब आप जो मेन चीज़ है ना, टॉपिक जो हेडलाइंस हैं, उसकी हेडिंग है, वो चीज़ आप लिख दीजिए। बॉडी में ये लिखना है और कंक्लूज़न में फिर आपको जो लिखना है उसको भी आप पूरा वो कर दीजिए। तो हमको क्या करना है, मतलब पहले से सोचना है। इसको बोलते हैं कि दिमाग में सोचना उस टॉपिक के बारे में, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं उसको। तो वो करना। अब वो कैसे हम करेंगे, किसी भी टॉपिक के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे सोचेंगे। हमारे सामने कोई भी टॉपिक आया, अब हम सोचेंगे कैसे। सबसे अच्छा तरीका जो है वो है सवाल पूछने का। सवाल पूछने का तरीका क्या है, कोई भी टॉपिक है आप सबसे पहले पूछिए कि ये है क्या। ठीक, कोई भी टॉपिक आप पहले बताइए क्या है ये, फिर बताइए क्यों है ये, फिर बताइए कहाँ है ये, फिर बताइए कैसे है ये, फिर बताइए किस लिए है ये। तो ये जो व्हाट, वाई, हाउ, वेयर, ये जो पढ़ते हैं ना हम क्वेश्चन वाले, किसी भी टॉपिक को वैसे आप खोल सकते हो। जैसे आपको आया कि महिला आरक्षण विधेयक, आप पहले बताइए कि ये क्या है, फिर बताइए क्यों आया। देखिए आपके सामने मैं बोला महिला आरक्षण विधेयक, आप हो सकता है बहुत ना सोच पाएँ। अब देखिए कैसे सोचते हैं आप। शुरू में बताए महिला आरक्षण विधेयक क्या है कि इतने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, फिर बताएंगे क्यों आया, इसका कारण क्या है, महिलाएं पीछे हैं, कहाँ आया, भारत में आया, ऐसा ऐसा है, किस लिए आया, कब आया। तो ये जो सवाल है ना, इनसे आपके एसे की बॉडी बनी। अगला तरीका है टाइमलाइन बताने का। टाइमलाइन मतलब आप क्या करिए कि पूरा दिखा दीजिए कि ये प्राचीन काल में क्या था। महिला ही मान लो, प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, मध्यकाल में कैसी थी, आधुनिक में कैसी है। आधुनिक में आप अंग्रेज बता दीजिए, फिर 1950 से 60 तक क्या स्थिति थी, 60 से 70 तक क्या थी। या आप बांट सकते हैं कि 90 से पहले क्या स्थिति थी, उदारीकरण से पहले, और उदारीकरण के बाद क्या स्थिति थी। तो ये टाइमलाइन में आप किसी भी चीज़ को बांट सकते हो ना। शिक्षा है, शिक्षा प्राचीन काल की बताओ, मध्यकाल की बताओ, आधुनिक की बताओ। ऐसे करके जो भी टॉपिक है ना उनके बारे में कुछ तो पता ही रहता है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उनको टाइमलाइन में हम बांट सकते हैं। कुछ भी चीज़ है, भारत में कृषि तो 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 में, 80 में, 90 में, 2000 के दशक में। भारत में कंप्यूटर का विकास 60, 70, 80, 90, 2000। तो ये टाइमलाइन दूसरा तरीका होता है। ये सोचने का तरीका है, बॉडी में क्या क्या लिखना है। महिला आरक्षण का आप बता दो कि प्राचीन काल में, मध्यकाल में, ये वो। अगला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब होता है, आपको और अच्छे शब्दों में बताता हूँ, आपके जो मेंस के पेपर है ना उनको याद करने लगो। जैसे सबसे पहले आपका पेपर है हिस्ट्री, तो किसी भी चीज़ का ऐतिहासिक पहलू देखो। महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास देखो कि भाई पहले भी आया, लोकसभा में गिर गया, पास नहीं हुआ। फिर आपका पेपर क्या है, संविधान का, तो संवैधानिक पहलू देखो कि संवैधानिक रूप से किस अनुच्छेद में है, कैसा है, क्या है। फिर आपका पेपर क्या है, लोक प्रशासन, तो प्रशासनिक पहलू भी किसी भी चीज़ का हो सकता है। फिर चौथा पेपर विज्ञान है, तो वैज्ञानिक पहलू कई चीज़ों का हो सकता है। फिर पेपर पर्यावरण का भी है,
तो पर्यावरणीय पहलू भी हो सकता है ना कि कई कई चीज़ों का तो हो ही सकता है। महिलाओं से भी जोड़ते हैं। इको फेमिनिज्म की एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यह बोला जाता है कि जैसे पर्यावरण का विनाश किया जाता है वैसे महिलाओं का भी किया जाता है। फिर गणित तो आप ऐसे जोड़ेंगे नहीं, तकनीक से जोड़ सकते हैं, तकनीकी पहलू। और क्या क्या चीज़ें हैं आपके सिलेबस में? फिर आ जाओ आप आर्थिक, अर्थशास्त्र है तो आर्थिक पहलू, ठीक। उसके बाद फिर क्या है? भूगोल है तो भौगोलिक पहलू। भौगोलिक मतलब क्या है भाई? अलग अलग, जैसे दक्षिण में महिलाएं ज़्यादा आगे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा आगे हैं। फिर आपका समाजशास्त्र तो सामाजिक पहलू। फिर आपका दर्शन शास्त्र तो दार्शनिक पहलू। फिर आपका पेपर 7 तो कानूनी पहलू। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय वाला तो अंतर्राष्ट्रीय पहलू। समझ रहे कि नहीं? शिक्षा वाला पेपर तो शैक्षणिक पहलू। अब मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ सभी में नहीं रहेगा, लेकिन इनमें से 4 चीज़ भी है तो आपका काम हो गया कि नहीं? मेन चीज़ है कि इन आधारों पे जब आप सोचोगे ना तो आपको नए नए पॉइंट मिलेंगे। मतलब बस आपको सोचने का ना एक आधार चाहिए, उसके बाद आप खोज तो अपने आप लोगे, आपके दिमाग में सब कुछ है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि सोचना कैसे, इन आधार पे सोच सकते हैं। फिर क्या है आपके सिलेबस में लिखा है कारण, वर्तमान स्थिति और समाधान। तो जो भी टॉपिक है उसका आपको कारण बताना है, अगर इस टाइप का टॉपिक आया, उसकी वर्तमान स्थिति बताना है आंकड़ों सहित, और उसका सॉल्यूशन बताना है, समाधान बताना है। एक तरीका ये भी होता है कि आप बताइए मुद्दा क्या है, इशू क्या है, उसकी संभावनाएं क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, तो ये हेडिंग भी आप बना सकते हो। एक अच्छा तरीका ये भी होता है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति के लेवल पे क्या दिक्कत है, व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है। जैसे महिलाएं हैं, मान लो व्यक्ति, एक महिला की अपनी क्या समस्या है, फिर परिवार के लेवल पे क्या समस्या है, फिर समाज के लेवल पे क्या समस्या है, देश के लेवल पे क्या समस्या है, फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या समस्या है। तो ऐसे अपन देख सकते हैं ना, नीचे से आगे ऊपर बढ़ सकते। तो एक तरीका ये है। टाइमलाइन मैं आपको बता रहा था, महिला ही है। शुरू में महिला क्या है, भ्रूण में रहती, गर्भ में रहती, वहाँ भ्रूण हत्या होती है। फिर महिला शिशु होती है, उसमें क्या क्या समस्याएं हैं बता सकते हैं। फिर महिला और बड़ी होती है, एडल्ट होती है, एडोलेसेंस वाली एज होती है, किशोर अवस्था, फिर युवा अवस्था में आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था में आती है, फिर वृद्ध अवस्था में आती है। हर अवस्था में महिलाओं की अलग अलग समस्याएं हैं। तो ऐसे हम बांट सकते हैं कि नहीं, ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? तो ये तरीका है इसको सोचने का, लिखने का। अगला चीज़ है समाधान, कंक्लूज़न में क्या लिखना है। देखिए एक चीज़ और समझिए कि आपका अगर ऐसे है तो शुरू का करीब 15% भाग आपका इंट्रो होना चाहिए, आखिरी का 15% कंक्लूज़न होना चाहिए, और बीच का 70% बॉडी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पूरा इंट्रो ही, फिल्म का ट्रेलर कोई पूरा फिल्म होती है क्या, 3-4 मिनट का रहता है, फिर फिल्म रहती है 2 घंटे की, तो इंट्रो थोड़ा सा रहे, दिखा दे, फिर बॉडी आए, फिर आए कंक्लूज़न। अब कंक्लूज़न में है क्या क्या, कैसे कंक्लूज़न लिखना है। कंक्लूज़न पहली चीज़ तो उसकी समरी नहीं होना चाहिए। मतलब अच्छा नहीं लगता ये कि आप पूरा लिखे फिर उसी को बताए कि जैसा हमने बताया ये है ये है, फिर किस चीज़ की कंक्लूज़न। 1-2 लाइन आप बता सकते हो, लेकिन फिर वही चीज़ रिपीट करना मज़ा नहीं आता ना। दूसरा, निराशावादी नहीं होना चाहिए। इसमें मैं ये बता रहा हूँ क्या नहीं होना चाहिए। अब बोले कि यार महिलाएं का तो स्थिति ठीक हो ही नहीं सकती, खराब ही रहेगी, ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो दिख जाता है कि आदमी निराशावादी है, इसको नहीं लेना है। तीसरा, आपको नया मुद्दा नहीं उठाना है। आप ऐसा मत करिए कि कुछ बता रहे फिर आप कुछ नया बता दिए कि ये सब तो है लेकिन महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएं और हैं, जैसे खेल में समस्या, और ख़त्म कर दिए। बोलेगा भैया तुम क्या कर रहे हैं, आप किसी से फ़ोन में बात किए, पूरी बात की, आखिरी में कोई नया मुद्दा उठा के फ़ोन काट दिए कि यार लेकिन बहुत ज़रूरी बात और थी, ठीक है रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा आएगा?
वो गुस्सा के आपका कुछ नहीं कर सकता, एग्जामिनर गुस्सा के नंबर काटेगा, तो नया मुद्दा नहीं उठाना है। कंक्लूजन दूरदर्शी होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब ऐसा नहीं कि आप एक तरफा बोलो, दो चीज़ों के बीच बैलेंस बना के, मतलब भाई पुरुषों को ख़त्म भी नहीं कर देना है लेकिन महिलाएं अपने अलग द्वीप में भी मत चल दें। दूरदर्शी मतलब दूर की सोच के बोलना है और आपको समाधान बताना है। समाधान एक तो होगा शॉर्ट टर्म जो तुरंत करना है, और एक होगा लॉन्ग टर्म। समाधान कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लो महिलाओं की बात ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब महिलाओं के लिए अधोसंरचना बनाइए आप। इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर है, महिलाओं को दिक्कत हो तो आप पुलिस के पास जा सके, थाने हो महिलाएं थाने। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशनल। इम्प्लीमेंटेशनल मतलब जो भी कानून है वो इम्प्लीमेंट भी हो, क्रियान्वित भी हो। और तीसरा होता है एटीट्यूडनल, इसका मतलब होता है व्यवहार। मतलब महिला आप कितना भी कर लो लेकिन जब तक आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, एक पुरुष का व्यवहार नहीं बदलेगा, महिलाओं को सम्मान नहीं देगा, तब तक कोई चेंज आना हो ही नहीं सकता। जैसे एक आपका स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इसमें क्या है कि अब आप क्या क्या कर सकते हो भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, मतलब आप टॉयलेट बना दिए घर घर। इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको, आप बोले बनाना है उसको गाँवों में लागू कर दिए, कुछ बोल दिए कि जिनके घर बनेगा उनको सब्सिडी मिलेगी। और तीसरा एटीट्यूड, घर में टॉयलेट है और वो बाहर जा रहा है तो क्या मतलब लोगों का खुद मानसिकता बदले ना, तब तो वो सही लागू होगा। तो एटीट्यूड, ये सब समाधान है। अगली चीज़ है कि क्योंकि आपके निबंध में लिखा है आंकड़ों सहित, तो आपको ना डाटा देना है। आप किसी का भी आप कुछ डाटा याद रखो, जैसे शिशु मृत्यु दर क्या है छत्तीसगढ़ की, मातृ मृत्यु दर क्या है, विकास दर कितनी है, ये क्या है वो क्या है, नक्सलवाद क्या है ऊपर आया तो कब कब हमला हुआ, किस सन में हुआ, क्या क्षति हुई, कितने राज्यों में है, कितने जिलों में है। ऐसे जो डाटा है ना वो आपको याद रखना है। शिक्षा के बारे में आया तो क्या शिक्षा नीति है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का क्या लक्ष्य है, ऐसे सब डाटा आपको याद रखना है। अगला एक सवाल आता है कि हम ऐसे पॉइंट वाइज लिखें या पैराग्राफ। देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज कई लोगों ने लिखा है और उनको नंबर भी मिला है, लेकिन ऐसे ना पॉइंट वाइज नहीं लिखा जाता। कोई ठीक ठाक चेकर का भी मिल गया तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि निबंध का मतलब क्या है, निबंध का असली मतलब तो है नी धन बंध, मतलब बिना बंधे हुए आसमान में उड़ते जाना। मतलब आप लिखते जाओ कुछ भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में या बाकी जगह क्या है, आपके पास जगह सीमित है, समय सीमित है तो आप निबंध तो हो नहीं सकते, बंधे बिना बंधे उड़ तो सकते नहीं। लेकिन भाई कुछ उसकी विशेषता होती है ना। अब आप निबंध लिख रहे हैं 1 2 3 4, निबंध मतलब होता है कि आपका पैराग्राफ मान लीजिए ये है, अब यहाँ जहाँ पे ख़त्म किए ये जो पैराग्राफ है वो उससे टच हो। आप बोले कि ये हमारे सामाजिक मुद्दे थे, अब हम आर्थिक मुद्दों की चर्चा करेंगे, यहाँ से आप लिखोगे आर्थिक मुद्दे क्या क्या हैं, फिर आप लिखोगे अब सांस्कृतिक मुद्दे भी हैं, सांस्कृतिक मुद्दे लिखोगे। ये होता है निबंध का तरीका। अब आप क्या करोगे, आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो वो तो तरीका ख़त्म हो गया। तो कोई ठीक ठाक चेकर का भी मिल गया तो नंबर नहीं देगा। लेकिन कई लोग लिखते हैं, अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि पैराग्राफ में ज़्यादा लिखिए। और पैराग्राफ के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, आप ग्राफ का यूज़ कर लीजिए, आप फ्लो चार्ट का यूज़ कर लीजिए, आप मैप का यूज़ कर लीजिए। जैसे राम वन पथ गमन आया तो आप छत्तीसगढ़ का मैप बना दो, भारत का कुछ आया तो आप ऐसे भारत का बना दो, उसमें पॉइंट वाइज उसमें लिख दो कि भाई ये ऐसा ऐसा है। फ्लो चार्ट आप कुछ भी यूज़ कर लो, आप ये वाला चार्ट यूज़ कर लो, बीच में लिख दो कि कारण और ये सब ये है, तो ये अच्छे लगते हैं। बिल्कुल 1 2 3 4 करके लिखोगे ना तो अच्छा नहीं लगता, मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन अब है तो आप क्या करिए, नंबर तो लेना ही है भाई। बिल्कुल आप पैरा में लिखोगे नंबर नहीं मिला तो फिर मेरे को बोलोगे। आपको क्या लिखना है कि आपको ना यहाँ पे उसको हाईलाइट कर देना है, जैसे आर्थिक ऐसे करिए, फिर थोड़ा सा लिख दीजिए, फिर सामाजिक, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में इसी में नंबर मिल रहा है तो भाई करना तो पड़ेगा। जो इंग्लिश वाले हैं वो आर्थिक को इकोनॉमिकल
कैपिटल में लिख दो इकोनॉमिकली, फिर स्मॉल में लिखते जाओ, तो ये थोड़ा सा दिख जाएगा, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दो। ऐसे ये ग्राफ बना दो, ये वाले बना दो, कई तरीके रहते हैं ना, ये बादल वाले बना दो। ग्राफ के अलग अलग तरीके हैं, ये देखो अलग अलग फ्लो सिस्टम वाले हैं। तो एक हम लोग का वीडियो अलग से है जिसमें कैसे कैसे ग्राफ बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, वो आप लोग देखे लिए होगे, नहीं देखे होगे तो खोज के देख लेना। अगली चीज़ है कि भटकना मना है। भटकना मना है मतलब क्या होता है, कभी कभी वही नी बंध, हम बिल्कुल बंधे बिना बंधे बहते जाते हैं, बहती हवाओं सा था वो वाला। भटकना नहीं, कभी कभी हम कोई चीज़ लिखे फिर उसी के बारे में कुछ भी लिखते जा रहे हैं, भूल जाते हैं। तो हमको क्या करना है, जो आपका टॉपिक है ना उसको सामने रख लो कि भाई जो पूछा है ना वही लिखना है। राम वन पथ गमन लिखा है तो राम वन पथ गमन के बारे में लिखते जा रहे हैं। अब आप लिखे कि भगवान राम ऐसा, फिर लिखने लगे कि भगवान राम तो पिता के बहुत प्रिय थे, भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम वन पथ गमन से क्या लेना देना उसका, लेकिन हम बह जाते हैं। तो बहना नहीं है, भटकना नहीं है, जो टॉपिक है हर पैराग्राफ लिखने से पहले वो टॉपिक एक बार पढ़ लो, मतलब उसी के आसपास लिखना है। आपका व्यू बैलेंस होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर के बारे में होना चाहिए कि फ्यूचर अच्छा हो, मतलब आप ये देख रहे हैं कि मतलब आप निराशावादी ना हो, आप भविष्य को सोच के कोई भी बात लिखें। जैसे आप लिखें कि छत्तीसगढ़ को भविष्य में हमको एक विकसित राज्य बनाना है, छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा बनाना है, सुंदरलाल के सपनों के छत्तीसगढ़ को बनाना है। कुछ चीज़ें और जो मैं बोलूँगा, राइटिंग मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छा कोशिश करने का मत करिए, लेकिन ऐसी लिखिए जो लिजिबल हो, मतलब पढ़ते बने, मतलब बिल्कुल मकड़ी का जाल नहीं बनाना है। भाषा फॉर्मल होना चाहिए, वो वाला नहीं, आपको छपरी भाषा नहीं लिखना है या सामान्य भाषा नहीं लिखना है। कोशिश करना है कि भाषा ना अच्छी लिखो आप, मतलब कोशिश करना है भाई, हो सके अच्छा है, नहीं हो पाए ठीक है, लेकिन दो प्रकार की भाषा होती है। एक होती है कि सामान्य, तो आपको ना फॉर्मल भाषा लिखना है कि जैसे आप राष्ट्रपति के बारे में लिख रहे हैं तो लिखिए कि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा। अब आप लिखिए कि राष्ट्रपति का नाम लिख दिए, या लिखिए आदरणीय प्रधानमंत्री लिखिए, अब आप मोदी जी लिख दिए, वो अच्छी भाषा नहीं, फॉर्मल भाषा होना चाहिए। व्याकरण बहुत गलत मत करिएगा, व्याकरण से भी अब उनका ध्यान गया तो फिर नंबर काटते हैं, तो ये नहीं करना है अपने को। अगली चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आसानी ये है, या किसी भी स्टेट में, कि ऐसे आपको ना करीब करीब पता रहते हैं कि शिक्षा पे आ सकता है, स्वास्थ्य पे आ सकता है, योजना पे आ सकता है, अभी अंतर्राष्ट्रीय में मान लीजिए फिलिस्तीन संघर्ष है उससे आ सकता है। तो ये ऐसे आपको पहले से पता है, तो आपको क्या करना है, उन ऐसे को तैयार करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि वहीं बैठ के सोच के लिखेंगे। ये तो तरीका जो मैं बताया वो वहीं बैठ के अगर आ गया कोई नया ऐसे तब आप यूज़ करो, आपका हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे आपको घर से ही तैयार करके ले जाना है। और तैयार कैसे करना है, इन्हीं सब पॉइंट के आधार पे जो भी आपको करना है। जैसे फिलिस्तीन संघर्ष ही है, आप उसका क्यों है, कहाँ है, कब से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ, कहाँ कैसे चालू हुआ, किस लिए चालू हुआ, ऐसे देखिए। सामाजिक देखिए, आर्थिक देखिए, राजनीतिक देखिए, तो ये सब देख सकते हैं ना आप। तो इनको आप पहले से तैयार कर लो, वहीं पे आपको ये नहीं करना है कि भाई वहीं सोच के कर लेंगे, तो ऐसे तैयार करना है। और इसमें हम लोग आपको जैसा बोले हैं कि जो जो टॉपिक भी आपको दे देंगे और ऐसे क्या क्या उसमें है वो आपको वीडियो हम लोग ले आएंगे, जो जो फ्यूचर मतलब जो जो टॉपिक आ सकते हैं। एक चीज़ और है कि हमारे दिमाग में क्या रहता है ना कि सब जब पढ़ लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, जब बन जाएगा पढ़ लेंगे तो लिखेंगे, और ये दिन ना कभी नहीं आता। मैं पहले भी आपको बोला कि मृत्यु होगी ना उस दिन भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप सब पढ़ लिए हो। तो आपको क्या करना है कि भाई आज के दिन, जैसे अब तो आपको लिखना ही है मेंस, या कभी तो लिखना ही है, कोई भी टॉपिक उठाओ उसके ऊपर लिखो, 4 पेज लिखो। क्या होता है कि जब हम करते जाते हैं ना, ये आप वो वेब सीरीज़ में भी सुने होंगे ये वाला उदाहरण, कि अमेरिका में 2 ग्रुप बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को कहा गया कि आप ना एक बिल्कुल परफेक्ट वो बना के लाइए, परफेक्ट प्रतिमा, मूर्ति, या मूर्ति छोड़िए, परफेक्ट एक मटका बना के लाइए, आप बिल्कुल परफेक्ट बनाइए। और ग्रुप बी को कहा गया कि आप बनाते जाइए और
लगातार कोशिश करते जाइए। ग्रुप ए पूरी कोशिश कर रहा था कि हम बिल्कुल परफेक्ट मटका बनाए, बिना वो किए, क्या बोलते हैं, बिना गलतियां किए। और ग्रुप बी क्या किया कि पहले एक मटका बनाया, परफेक्ट नहीं बना, फिर बनाया, परफेक्ट नहीं बना, फिर बनाया, लगातार कोशिश करते गए। और आखिरी में जो दोनों का रिजल्ट निकला, ग्रुप बी क्योंकि गलतियां कर करके सीख रहा था, जो गलतियां की अगले बार फिर वो नहीं किया, फिर किया, फिर वो नहीं किया, जो गलती हुई उसको सुधारा, जो गलती हुई इसको सुधारा, और इनका मटका आखिरी में ज़्यादा परफेक्ट बना इनकी तुलना में। तो आप अगर परफेक्शन के पीछे भागोगे ना किसी भी चीज़ में, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। भाई जीवन है, गलती तो होगी ना, भगवान से गलती होती है, हम तो इंसान हैं। तो लिखो जो गलती है, खुश हो कि भाई ये गलती हुई। अभी जैसे आपको मैं बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट लिखो, टेस्ट सीरीज़ लिखो, कोई बोलेगा नहीं सब बनेगा तो लिखेंगे। भाई वहाँ आप अभी गलती करोगे, लिखोगे, जो गलती है उसको अगले में सुधारोगे, फिर जो गलती हुई अगले में सुधारोगे। ऐसे करते करते आप परफेक्ट बनोगे। बिल्कुल एक दिन आप सोचोगे कि आज मैं परफेक्ट बन जाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आता, ये ध्यान रखिएगा। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिछला वीडियो भी हम लोग लाए थे, हो सकता है उस कई चीज़ें उसकी रिपीट भी हों, लेकिन क्योंकि अभी ऐसे का हम लोग को पूरा सीरीज़ चालू करना है, तो ज़रूरी था कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिले कि ऐसे लिखना कैसे है। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आपको आइडिया लग सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ठीक ठाक एक आइडिया लग गया होगा। जो भी आपके डाउट हैं, संशय हैं, वो बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा। आपकी जो भी भावनाएं हैं वो भी लिखिएगा। पढ़ने में अच्छा लगता है कमेंट, सभी का कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। और ये जो ऐसे की सीरीज़ है, जल्दी ही आपको वीडियो मिलने लगेंगे। अभी थोड़ा सा गैप हुआ, उसके लिए माफ़ करिएगा। और बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।